वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ जनरल इलेक्शंस 1967। यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन का मतलब है कि जब ये इलेक्शंस होने वाले थे 1967 में, उससे पहले की क्या सिचुएशंस थी जिन्होंने उसके ऊपर काफी गहरा इन्फ्लुएंस किया, उस पे प्रभाव डाला। देखो, पहली चीज तो ये थी कि जो दो प्राइम मिनिस्टर्स थे हमारी कंट्री में, पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो गई थी। और जो तीसरा प्राइम मिनिस्टर भी था वो भी ज्यादा टाइम तक ऑफिस में नहीं रहा, 1 साल से कम टाइम में ही रहा था और ये इलेक्शन से सर पर ही आ गए थे। इसके अलावा हमारा इस कंट्री का जो इस वक्त का जो टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी, सूखा पड़ रहा था, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, फूड की शॉर्टेज हो गई थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं अच्छी हो रही थी, खेती अच्छी नहीं हो रही थी। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो हमारे पास मनी पड़ा होता है जिससे हम फॉरेन में लेन देन करते हैं, उस जो रिजर्व होता है गवर्नमेंट के पास, उसका वो भी खत्म सा हो गया था। और इसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, हमारे एक्सपोर्ट्स भी अच्छे नहीं थे। और इसके साथ ही हम लोगों ने मिलिट्री पर स्पेंड करना बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसकी वजह से क्या था, हम लोग डेवलपमेंट में हम इतने रिसोर्सेज नहीं बचे रह गए। यहाँ पर देखो, इस वक्त मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों हो गया था? एक तो चाइना से वॉर हम करके हटे थे, वहां की हमको सिक्योरिटी करनी है, ऊपर से पाकिस्तान नहीं मान रहा था, वहां की हमको सिक्योरिटी करनी है। तो हम लोगों के पास पहले ही इतना कम था मनी लगाने को कि अब हमें मिलिट्री पे और लगाना पड़ा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और देश के विकास में वो पैसा जो है वो एक्चुअली लगा, लेकिन पहले ही कम था, तो आधा तो मिलिट्री में लग गया, जिससे अल्टीमेटली है तो वो बॉर्डर की सुरक्षा ही ना, वो कोई उसमें कोई डेवलपमेंट, उसमें कुछ नयापन तो नहीं है। तो यही चीज यहाँ पर ये लोग कहना चाह रहे हैं। देन इंदिरा गांधी जो है, उनका वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ये था इस सब सिचुएशन में 1967 के इलेक्शन से पहले कि वो लोग डीवैल्यू करेंगे इंडियन रुपी को, यानी कि जो यूएस डॉलर है उसके मुकाबले रुपी को थोड़ा नीचे, उसकी वैल्यू कम कर देंगे। ठीक है, पहले जो यूएस आजादी के टाइम पे 1 यूएस डॉलर जो था वो इक्वल टू था 1 रुपी, फिर लेकिन ये धीरे धीरे लेस देन 5 रुपी हो गया। और अब जब इंदिरा गांधी ने ये डिसीजन लिया कि रुपए की वैल्यू को और कम करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था, तो अब हमारे रुपए की कॉस्ट हो गई थी मोर देन 7 रुपीज उस वक्त के टाइम में। और आज तो आपको पता है कि इससे 10 गुना ज्यादा है, 70-75 ही रहती है। ओके, सो यही चीज है। और इसके अलावा इकोनॉमिक सिचुएशंस, ये जो प्रॉब्लम्स अभी हमने ऊपर डिस्कस की, इनकी वजह से क्या हुआ, प्राइजेस बढ़ गए और महंगाई हो गई, लोग जो है प्रोटेस्ट करना लग गए। और उन्होंने कहा कि ये इतनी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो ज़रूरत का सामान है, वो हमें महंगा मिल रहा है, हम कैसे अफोर्ड करेंगे। और फूड स्कैर्सिटी है, खाने को नहीं मिल रहा, बेरोजगारी हो रही है और सब कुछ खराब हो रहा है। तो इसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बंद्स और हड़ताल्स की। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को एक लोअर ऑर्डर की प्रॉब्लम मानी कि ये तो कानूनी समस्या है, कुछ लोग धक्के से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये तो कानून की समस्या है। उन्होंने इन बंद्स और हड़ताल्स को, इन प्रोटेस्ट्स को पब्लिक एक्सप्रेशन नहीं माना कि पब्लिक जो है वो खुद अपनी जो मांगे हैं वो लेकर उठ रही हैं। उन्होंने ये नहीं माना इस हड़ताल को, उन्होंने ये माना कि पब्लिक जो है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है, ये जो जितनी भी प्रोटेस्ट्स हो रही हैं, जितनी भी हड़तालें हो रही हैं, ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। देन इसके अलावा जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज हैं, उन्होंने
हड़तालें और प्रोटेस्ट करनी शुरू कर दी फॉर द ग्रेटर इक्वालिटी, क्योंकि गरीब अमीर की खाई बहुत ज़्यादा थी और गरीब बहुत ज़्यादा पिस रहा था। तो इस वजह से फिर फाइनली एक फैक्शन, जो इसको कि हम आगे पढ़ेंगे, तुमने ये पढ़ा, सीपीआई से टूटा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, फिर इससे टूटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसको कि चारू मजूमदार ने सबसे पहले लीड किया था। और तुमने पढ़ा होगा अखबारों में नक्सलाइट, जिसको कहते हैं नक्सलवाद, नक्सली लोग जो होते हैं, जो कि एक्चुअली उन्होंने फिर नक्सली लोगों ने वो उठ खड़े हुए और उन्होंने एजिटेशंस शुरू कर दी, वायलेंट एजिटेशन से शुरू कर दी, ठीक है। यानी कि वो लोग आज भी कुछ इंडिया के स्टेट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर काफ़ी जगह पर नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में भी है। तो ये इसी वजह से है क्योंकि वहाँ की जो गरीब जनता है, काफ़ी सारा पोर्शन वहाँ का ट्राइबल पॉपुलेशन है, और जो वहाँ की गरीब जनता है उनको कहीं ना कहीं उनकी वो पूरी स्पेस नहीं मिल रही। तो ये जो नक्सल लोग होते हैं, ये लोग थ्रू वायलेंट, हालांकि इनका मेथड बहुत गलत है कि ये बहुत ज़्यादा तहस नहस करते हैं, कंट्री को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी जो डेवलपमेंट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मगर ये चाहते हैं कि उन लोगों को भी ग्रेटर इक्वलिटी मिले। हालांकि इनका जो तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो जाता है। काफ़ी सिविल सर्वेंट्स और पुलिस, हमारे जो जवान हैं, उनकी भी काफ़ी जानें गई हैं इनसे भिड़ते हुए। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम रायोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, दंगे फसाद हिंदू और मुसलमानों में आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इस वक्त के टाइम पर। ओके, देन इज द नॉन कांग्रेसिज्म। अब देखो, जब ये सब हो रहा था कंट्री में, तो जो ओपोजिशन है वो कैसे चुप बैठ जाए, है ना। ओपोजिशन आगे आगे था, प्रोटेस्ट करने में, हड़तालें करने में, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने में, ठीक है। जो पार्टीज कांग्रेस नहीं थी, यानी कि जो कांग्रेस की जो ओपोजिशन पार्टीज थी जितनी भी, उन्होंने ये रियलाइज किया, उन्होंने ये जाना कि हमारा जो वोट है, यानी कि हम जो इतने ज़्यादा बटे हुए हैं, इसकी वजह से कांग्रेस पावर में है, ठीक है। अगर हम लोग इतने ज़्यादा बटे हुए ना हो, अगर एक ही ओपोजिशन होता, खूब सारी पार्टीज नहीं होती, तो हम में वोट बटता नहीं। यानी कि देखो, कुछ ऐसे समझो इसको कि मान लो आप ये समझो 40% तो मिल गया कांग्रेस को वोट, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, किसी इलेक्शन में, बाकी 60% है वो मिला ओपोजिशन पार्टीज को। मगर ओपोजिशन पार्टीज क्या बटी हुई थी, मान लो 6 ओपोजिशन पार्टी थी, तो हर पार्टी के हिस्से आया 10%। तो जो सबसे ज्यादा किसके हिस्से में है, सबसे ज्यादा हिस्से में है कांग्रेस के, ठीक है। तो कांग्रेस के हिस्से में 40% है, इसलिए कांग्रेस पावर में है। तो यही सोचा गया कि हो क्या रहा है कि हम लोगों में वोट है ना बटे हुए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पावर में है। तो इसीलिए काफी सारी ओपोजिशन पार्टीज जो कि आपस में बिल्कुल ही उनकी विचारधाराएं नहीं मिलती थी, वो लोग एक साथ इकट्ठे होकर के आ गए और इलेक्शन लड़ने लगे, ठीक है। जैसे कि भारतीय जनसंघ जो कि एक राइट विंग पार्टी थी, और जो सोशलिस्ट पार्टीज जो कि लेफ्ट विंग होती है। राइट विंग कौन सी होती है, जो कैपिटलिस्ट क्लास और जो अमीर लोगों के बारे में सोचती है, और जो लेफ्ट विंग होती है वो जो दबे कुचले गरीबों के बारे में सोचती है। तो वो दोनों एक साथ मिक्स होकर के आ गई, है ना। तो आगे हम नीचे देखेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज मिक्स हुई। तो यानी कि इन दोनों के इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग थे, एक दूसरे के अगेंस्ट थे इन पार्टीज के इंटरेस्ट। उसके बावजूद, ताकि कांग्रेस पावर में ना रहे, कांग्रेस उसमें ना आ जाए, तो इसीलिए ये लोग सभी मिल गए थे। जैसा कि आज भी बाद में जब बीजेपी पावर में आई, तब भी आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में कांग्रेस ने किस तरह से ओपोजिशन को मिलाने की कोशिश की थी। और अभी जो रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए थे और पिछले इलेक्शंस हुए थे 2014 के 20 के, उसमें भी कांग्रेस ने कोशिश की थी कि हम ओपोजिशन को अपने साथ मिला लें। देखो, ये ओपोजिशन साथ क्यों आया, क्योंकि इनको पता था कि इंदिरा गांधी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है नहीं, और इसके साथ ही कांग्रेस में अंदर की लड़ाई भी काफ़ी हो रही है, तो शायद हम कांग्रेस को हरा पाएंगे।
जो सोशलिस्ट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को, ये जो ओपोजिशन के साथ आने की स्ट्रैटेजी है, इसको नाम दिया नॉन कांग्रेसिज्म। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो राज है वो बहुत ही ज़्यादा वो लोकतांत्रिक नहीं है, यानी कि वो डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं है। जो यहाँ की आम जनता है, इनके जो इंटरेस्ट्स हैं, इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो ख्वाब हैं, इनके बिल्कुल अगेंस्ट है। इसीलिए इनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, और इसी वजह से हम सभी नॉन कांग्रेस पार्टीज मिल करके एक साथ आई हैं ताकि देश में डेमोक्रेसी वापस से स्थापित की जाए। यहाँ पर आप यार साइड में ना ये जो देख रहे हो ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर ये जो सी नटराजन अन्नादुराई हैं, इनका जो दे रखा है राम मनोहर लोहिया, इनको पढ़ना ज़रूर, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर से। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, क्योंकि यार ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। अब मैं इसमें क्या समझाऊं कि वो एक जर्नलिस्ट थे, पॉपुलर राइटर थे, ऑरेटर थे, क्योंकि ये तो सिंपल रीडिंग हो जाएगी। तो यू हैव टू जस्ट रीड इट, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा 3-4 फीचर्स याद कर लेना इनके। ओके, सो नाउ इज द इलेक्शन वर्डिक्ट। अब 1967 के इलेक्शंस हो गए और कांग्रेस, जो रिजल्ट आया उसने कांग्रेस को हिला दिया था। काफी सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इसे पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा था, कि पॉलिटिकल भूकंप आ गया है, क्योंकि कांग्रेस हिल गई थी। अभी तक तो अच्छा 1967 से पहले तो मतलब ये था कि कांग्रेस ही सब कुछ है, कि मतलब और ओपोजिशन की तरफ कोई जाता ही नहीं था। अब क्या था, कांग्रेस हिल गई थी, वो जो सिस्टम था वो हिल गया था, इस वजह से इसको बोला हमने पॉलिटिकल अर्थक्वेक। हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा में मेजॉरिटी ले ली, यानी कि कांग्रेस जीत गई थी, प्राइम मिनिस्टर अब इंदिरा गांधी को बनना था, मगर कांग्रेस का जो वोट शेयर था या सीट्स थी वो सबसे कम थी 1952 के बाद से। काफ़ी सारे जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस के, जैसे कि कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, के.वी. सहाय, ये लोग जो हैं ये हार गए थे अपने इलेक्शंस 1967 के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक मैप दे रखा है, जो येलो कलर्ड एरिया है वहां पर कांग्रेस जीती थी, और जो रेड कलर्ड एरिया है, मेनली ये जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है, यहाँ पर कौन जीती थी, जो दूसरी अपने जो वो वाली पार्टीज हैं जहां पर ये कांग्रेस की मतलब नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग एडजस्टमेंट्स थी। देन राजस्थान में हालांकि कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी राजस्थान में सरकार कांग्रेस ने किसी तरह बना ली थी। एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, जो लोग कांग्रेस को ही पावर में देखने के लिए यूज्ड टू हो गए थे, कि अगर आप हावड़ा, जो कि वेस्ट बंगाल में है, हावड़ा से दिल्ली तक की ट्रेन पकड़ोगे तो आपको एक भी स्टेट ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कांग्रेस रूल कर रही हो। इस वक्त ये कहा जा रहा था। और दिल्ली क्या, आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप अमृतसर तक भी जाएंगे तो भी आपको कोई ऐसी कांग्रेस रूल्ड पार्टी यहाँ पर नहीं नजर आ रही है ना, कांग्रेस रूल्ड स्टेट। अच्छा, मद्रास का केस बड़ा ही डिफरेंट था। यहाँ पर क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके पार्टी जो थी वो आ गई थी पावर में, है ना, और ये पहली ऐसी पार्टी थी, मद्रास में डीएमके आई, और पहली ऐसी पार्टी थी जिसने कांग्रेस के बाद कोई मेजॉरिटी हासिल की किसी स्टेट में। बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा था, इनको ओपोजिशन को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिल के सरकारें बना रहे थे। मद्रास में क्या था, पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पार्टी की जो है वो आ गई थी, है ना। डीएमके क्यों पावर में आ गई थी, क्योंकि ये कामयाब हो गई थी प्रोटेस्ट, हड़ताल वगैरह करने में। मेनली जिन विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने इसको लीड किया था, जिसके अंदर कि ये अगेंस्ट थे इस चीज़ के कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा है। उनके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनको ऐसे काट करके हिंदी को ऐसे नहीं बना सकते ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इनका ये एक स्टैंड पॉइंट रहा था। ओके,
सो या दिस इज द थिंग। एंड जो ये जो ड्रामेटिक नेचर था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने 7 जो स्टेट्स हैं उनको खो दिया था, है ना। 7 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बन ही नहीं पाई थी, ठीक है। और कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिसमें डिफेक्शंस की वजह से नहीं बन पाई थी सरकार, ठीक है। डिफेक्शन हम नीचे देखेंगे आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है आया राम गया राम वाला, तो वो हम देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला में सरकार नहीं बन पाई थी कांग्रेस की। फिर यहाँ पर मैंने आपको डीएम का केस ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है, और इसके बाद सब कुछ यहाँ पर हो चुका है लगभग, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, मैप दिखाते वक्त। ओके, सो नाउ इज द कोलिशन। देखो अब तुम्हें ये तो पता है कि डीएमके ने तो चलो मद्रास में वो ले ली, अपनी मेजॉरिटी हासिल कर ली, लेकिन बाकी पार्टीज मेजॉरिटी तो हासिल नहीं कर पाई जो कांग्रेस के अगेंस्ट थी, लेकिन एक दूसरे के साथ मिल करके उन्होंने सरकारें बना ली। और इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल भी हिंदी में कहा जाता है, संयुक्त विधायक दल। ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी जिनको कि हम एसवीडी गवर्नमेंट्स भी बोलते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जिनकी विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी वो साथ आ गई थी। जैसे कि एसवीडी गवर्नमेंट, अगर बिहार की बात की जाए तो 2 सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी पीएसपी किसके साथ आ गई थी, सीपीआई के साथ, जो कि लेफ्ट की बात करते थे, और जनसंघ जो कि राइट की बात करता था। पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट में जो 2 अकाली पार्टीज थी जो एक दूसरे की दुश्मन थी, संत ग्रुप, मास्टर ग्रुप, वो एक साथ आ गई थी। और इसके अलावा उनके साथ ही सीपीआई, सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनसंघ, तो ये इतनी सारी पार्टियों ने मिलकर के पंजाब में सरकार बनाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना किस तरह से ये इतनी सारी अ कार्टूनिस्ट रीडिंग ऑफ चरण सिंह अटेम्प्टेड टू बिल्ड अ यूनाइटेड फ्रंट ऑफ नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज इन 1974। Okay. Now here let's come to the defection. देखो डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन मैं तुम्हें बताती हूँ होता क्या है। मान लो आज फॉर एन एग्जाम्पल मैं कांग्रेस की सीट पर खड़ी होती हूँ, ठीक है। मैंने तुम लोगों से वोट मांगे हैं कि कांग्रेस की सीट पर, कि कांग्रेस ने मुझको टिकट दी है, मैंने तुम लोगों से कांग्रेस का वो लेकर के, झंडा लेकर के, कि तुम लोग हाथ का बटन दबा के आओगे, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी और मेरे को सीट मिल जाएगी। मैंने कांग्रेस के ऊपर अपना इलेक्शन प्रचार किया और कांग्रेस की सीट पर ही मैं जीती हूँ। कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिन्होंने मुझे टिकट दी है। लेकिन अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं जो है जीतने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। मैं कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाती हूँ। एक तो कांग्रेस की सीट पर आई हूँ मैं, और मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेती हूँ और कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाती हूँ। तो ये चीज डिफेक्शन है। इट वॉज एन एग्जाम्पल, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज है और यही एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स था। अब क्या होगा कि जब मैं कांग्रेस के अगेंस्ट हो गई, उनकी ही सीट पर लड़के और बीजेपी से मिल गई, तो अब क्या होगा, बीजेपी के पास सीटें हो सकता है ज्यादा हो जाए, और अगर बीजेपी पावर में नहीं थी तो क्या पता बीजेपी पावर में आ जाए, है ना। तो यही चीज होती है डिफेक्शन। डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हु सिंपल ही शी वॉज इलेक्टेड एंड ज्वाइंस द अनदर पार्टी। ओके, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कांग्रेस को। 1967 के टाइम की बात है कि कांग्रेस के काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं, जो लीडर्स क्या कहें कि जो उनकी सीट पर जीत करके आए हैं, वो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ जाकर के मिल गए। और जब वो लोग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स के साथ जाकर के मिल गए तो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की जो सीटें हैं वो बढ़ गई और वो लोग पावर में आ गए। और मेनली हरियाणा, एमपी, यूपी में तो ये बहुत ज़्यादा हुआ था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन है आया राम गया राम, यहाँ पर हम वही देखने वाले हैं। देखो, जो हरियाणा के एक एमएलए थे,
गयालाल 1967 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन में 3 बार अपनी पार्टी चेंज की। सबसे पहले वो कांग्रेस से चुनाव जीत करके आए थे, वो यूनाइटेड फ्रंट चले गए, और फिर वापस से वो कांग्रेस चले गए, और फिर वापस से वो यूनाइटेड फ्रंट वापस से चले गए। तो 3 बार उन्होंने बहुत ही कम टाइम पीरियड के गैप में, कुछ घंटों के गैप में, पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस, और फिर कांग्रेस से वापस से यूनाइटेड फ्रंट कर दी। तो यहाँ पर जो कांग्रेस के लीडर हैं, जब वो गयालाल वापस कांग्रेस में आए थे, राव बीरेंद्र सिंह ने ये बात कही कि गया राम वॉज नाउ आया राम, कि जो गया राम था, जो राम चला गया था, वो अब आया राम हो चुका है। तो यही चीज है, इसी वजह से ये जो फ्रेज है आया राम गया राम, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो क्लिक कीजिएगा।